में, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में जो टॉपिक मुश्किल लगते हैं उस टॉपिक को हम बोधायन नंबर के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बोधायन संख्या के विषय में पढ़ा है और बोधायन संख्या के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया है। ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद उसकी एक एप्लीकेशन को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा है। ये पहले हम लोगों की क्लास हो चुकी है और जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो बोधायन नंबर के दो एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं, एक है ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। Now we are moving towards the coordinate and geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से अभिप्राय है कि जब कोई एक बिंदु पॉइंट अगर किसी प्लेन में होता है या फिर सरफेस पर होता है तो कई डिफरेंट जो है सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यानी यहाँ पर हम दो डायमेंशन की बात करेंगे, यानी एक सरफेस पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का मूल बिंदु से यानी ऑरिजिन से कुछ लेंथ और कुछ ब्रीथ होगा। उस लेंथ और ब्रीथ को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा ब्रीथ को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह की चीजें और लेंथ ब्रीथ से रिलेटेड चीजों की ही चर्चा महर्षि बोधायन ने अपने शुल्ब सूत्र में कर रखी है और उन्होंने आयत की चर्चा की है। तो आयत में आपको पता है लेंथ होता है और ब्रीथ होता है, दो चीजें होती है। उसका विकर्ण जो होता है, तीसरी साइड की उन्होंने चर्चा नहीं की है क्योंकि कर्ण या फिर विकर्ण, ट्रायंगल में देखें तो कर्ण और रेक्टेंगल में देखें तो विकर्ण, ये जो है ये डिपेंडेंट एलिमेंट है, यानी ये स्वतंत्र रूप से नहीं है। तो आधार और भुज के ऊपर कर्ण जो है वो निर्भर रहता है। तो इसीलिए आधार और भुज या फिर लंबाई और चौड़ाई की ही चर्चा महर्षि बोधायन ने अपने शुल्ब सूत्र में कर रखी है। हम सबसे पहले जो एक चीज आती है कि सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हम पढ़ना चाहते हैं वो है कि बिंदु क्या है और बिंदु की बोधायन संख्या क्या हो सकती है। इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है। बिंदु क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि बिंदु आखिर में है क्या। अक्सर जो है एक टीचर बताता है कि आप पेंसिल को इतना पतला इतना पतला इतना पतला कर दीजिए कि और उस पेंसिल से अपने कागज पर एक डॉट मारिए, तो वो डॉट जो है उसको आप बिंदु की शक्ल दे देते हैं। यानी उसको सामान्य भाषा में ये पढ़ाई जाए
तो कहते हैं कि जिसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो, उसको हम बिंदु कहते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि क्या कभी भी किसी बिंदु की या ऐसी कोई आकृति का निर्माण हो सकता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई कुछ भी नहीं हो? क्या हम ऐसे बिंदु, ऐसे आकृति की कल्पना कर सकते हैं क्या? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने निकल के आती है, तो फिर ये बिंदु होना क्या चाहिए? बिंदु होना क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये बातें हैं। तो बिंदु की परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं। कई लोग इसके अलग अलग परिभाषा देते हैं और हो सकता है ये सही भी हो और हो सकता है ये गलत भी हो। और क्यों गलत, हम पढ़ते हैं उसको हम गलत किस आधार पर कह सकते हैं, सबसे पहले इस बात को समझने के का हम प्रयास करेंगे। देखें, आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि आखिर में बिंदु होना क्या चाहिए। फर्ज करें कि कोई बिंदु कितना बड़ा हो सकता है, इस विषय को हम सोचते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक ये 0 O लिख दिया और इसके 2-3 जो है हमने थोड़े छोटे कर दिए। अब सोचिए, पहले ये ले लिया और फिर ये ले लिया। अब इसको हम थोड़ा सा आपके लिए छोटा कर देते हैं। थोड़ा सा और हम जाए नीचे तो देखेंगे और छोटा करिए और थोड़ा सा और इसको छोटा कर दीजिए। तो इस प्रकार ये बिंदु जो है छोटा होता चला जाए। अब कहता है कि चाहे कितना भी छोटा हो जाए या फिर हम इसको इतना छोटा कर दें कि ये पॉइंट के रूप में प्रदर्शित हो, कुछ इस तरह से। लेकिन जब ये पॉइंट के रूप में प्रदर्शित होगा तब भी इसकी कुछ लंबाई और कुछ इसकी चौड़ाई रहेगी, चाहे वो माइक्रोन में ही क्यों ना है। तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि बिंदु की परिभाषा क्या होनी चाहिए। अब फर्ज करिए कि एक आदमी दूसरे ग्रह में रहता है, यानी धरती से बाहर रहता है, तो वो कहेगा कि आपके रहने का स्थान क्या है। तो उस यूनिवर्स से जब यूनिवर्स से जब एक धरती को देखेगा तो धरती एक बिंदु समान उसको नजर आएगी, यानी मीटिंग पॉइंट उसका धरती हो जाएगा। फिर जब धरती पर वो आएगा तो इस पूरे धरती पर भारत जो है एक देश है, तो भारत उसका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम थोड़ी सी अपनी सोच को
नीचे की तरफ लाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो बिंदु हमारे लिए छोटा होता चला जाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे हम बिंदु को बड़ा करते जाएंगे, वो और बड़ा भी होता चला जाएगा। तो इसलिए बिंदु की परिभाषा विभिन्न आकृतियों की मौलिक इकाई के रूप में हम कर सकते हैं, जिसे त्रिज्या रहित अथवा त्रिज्या सहित वृत्त अथवा गोले से निर्देशित किया जा सकता है। अब इस परिभाषा के आधार पर जरा बिंदु की कल्पना करें, तो ये क्या कहता है, त्रिज्या रहित और त्रिज्या सहित। यानी एक उस छोटे से छोटे आप वायरस की भी कल्पना कर लिए जो हमारी आंखों से, भौतिक आंखों से देखी नहीं जा सकती, और त्रिज्या सहित की बात करके आप एक बहुत बड़े से बड़े खगोलीय पिंड की भी को भी आप मतलब कल्पना कर लिए, जो इतना आकार में बड़ा है कि वो भी हमें नहीं दिखता। तो इस तरह से एक बिंदु की परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं, संभवतः उसमें कुछ त्रुटि है, सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए हम बिंदु को उस स्तर से सोचने की आवश्यकता है कि हम बिंदु की क्या परिभाषा रख सकते हैं। अब आते हैं कि जब यही बिंदु, अगर मान लीजिए कि कोई भारत देश में आ करके और अपनी मीटिंग पॉइंट की बात करता है, तो दिल्ली कहेगा, फिर दिल्ली से फिर मेरठ जाएगा, मेरठ से फिर, मतलब इस तरह से 50 तरह की चीजें छोटी होती चली जाएगी। फिर मेरठ में एक यूनिवर्सिटी में जा करके वो खत्म होगा। यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ा है, तो यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर वहां से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एक सेमिनार हॉल में पहुंच जाएगा, जहां पर हम लोग मिलते हैं। तो इस तरह की, यानी एक सूक्ष्मता से लेकर के और एक बृहद पैमाने पर, बहुत बड़े स्केल पर अगर सोचे, तो हर चीज को हम बिंदु कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक सबसे बड़ा मिथ थोड़ा हम लोगों के सामने ये है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है। ऐसा सोचने की जरूरत है, और मतलब कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए सोच सकते हैं हम कि जैसे मान लेते हैं कि यहां से एक रेखा, अगर यहां को हम जोड़ दें, देखिए इस ओ के टॉप से नीचे वाले ओ के बॉटम में जुड़ा हुआ है। अब वही काम हम एक बार और करें, तो देखें क्या होता है। इस टॉप से यहां इस बॉटम से इसके टॉप पर हम जोड़ देते हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है। आप देखें तो आपको एहसास हो जाएगा कि जिस प्रकार एक बड़ा और एक छोटे दोनों वृत्त को अगर हम बिंदु मान लें, तो क्या ऐसा संभव है कि दो बिंदुओं के बीच सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है? यानी इस तरह की असंख्य रेखाएं हैं। तो आप इस बात पर भी अब समझेंगे कि ये जो बातें हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि दो बिंदुओं के बीच एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसको भी आप इस तर्क की कसौटी पर चेक कर सकते हैं कि ये कितना सही है। अब बाकी निर्णय आपका है कि क्या हम लोगों को अब आवश्यकता है कि हम लोग जो है सो जो परिभाषाएं दी गई है उस पर पुनर्विचार करें और उसको सोचें। लेकिन अब हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में जो मेन चीजें हैं
वो है कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक एक इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझें तो निर्देशांक, जब कोई बिंदु किसी दो बीमीय या त्रिबीमीय, दो बीमीय का मतलब होता है टू डायमेंशनल, इसको हम दो बीमीय को लिख सकते हैं टू डायमेंशनल। ग्रो तो कर रही है लेकिन बहुत स्लो ग्रो कर रही है और ये नॉर्मल स्पीड पे ग्रो कर रही है तो थोड़ी सी बाहर निकल आपको भी फील करता है। टू डायमेंशनल बहुत ज्यादा टर्न करोगे, बहुत ज्यादा कंपनसेट करोगे, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल की चर्चा अगर हम करते हैं थ्री डायमेंशनल की चर्चा जब हम करते हैं, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल की चर्चा करते हैं, या फिर हम मल्टी डायमेंशनल की बातें करते हैं। मल्टी डायमेंशनल की जब हम बातें करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी इस डायमेंशन में किसी भी स्थान को एक्वायर करने के लिए जो चीजें होती है वो हाँ, तो हम मल्टी डायमेंशनल की बात करें, टू डायमेंशन हो, थ्री डायमेंशनल हो या फिर मल्टी डायमेंशनल, इसमें जब किसी स्थान विशेष को निर्दिष्ट किया जाता है, निर्दिष्ट करना मतलब उसको लोकेट किया जाता है, तो जिसके सहारे उसको हम निर्देशांक कहते हैं। बात आ गई समझ में? अब थोड़ा सा इससे और बढ़ते हैं। जब निर्देशांक होगा तो उसके कुछ न कुछ आपके वो बनेंगे। अब इस चित्र को थोड़ा सा आप लोग खुद बनाएंगे क्योंकि इसकी चित्र जो है इस पर बनी हुई नहीं है, या फिर मैं कोशिश करता हूं कि ये चित्र आपको दिख जाए, तो देखते हैं, कुछ प्रयास करते हैं। जैसे चित्र कहता है कि बिंदु के निर्देशांक जैसे P है, XY है, इसका मतलब है कि X अक्ष से X दूरी चली गई है और Y अक्ष से Y दूरी चली गई है, और उस दूरी का जो मिलान बिंदु है वो निर्देशांक हो गया। तो X अक्ष की दूरी और Y अक्ष की दूरी, तो बिंदु O से P की दूरी को तालिका के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो इस पर देखें, सबसे पहले हम इस फिगर को एक बार जरा चेक करते हैं कि इसकी फिगर क्या होनी चाहिए।
इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक पॉइंट हम ले सकते हैं, जिसमें जो हमारा पॉइंट होगा वो थोड़ा सा ये छोटा सा पॉइंट हो गया। अब इसको हम अब ये पॉइंट मान लीजिए P है x और y, इस तरह से ये पॉइंट बन जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये x अक्ष से कितनी दूरी चला है और y अक्ष से कितनी दूरी पर चला है। तो इस तरह से ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस, थोड़ा सा इस लाइन को हम यहीं तक रख देते हैं, आगे इसमें हम नहीं ले जाते हैं, क्योंकि फिर वो ड्राइंग करना शुरू करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अब सीधा सीधा इसको हम तालिका के रूप में देख लेते हैं। ये आप देखें एक बिंदु P है, x निर्देशांक और y निर्देशांक, उसका x और y है, और ये तालिका के रूप में आपका ये आ गया। तो ये 2 नंबर के प्रश्न में अक्सर पीछे 2 बार से ये पूछा जा रहा है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इस विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं आपसे। देखते हैं कि एकदम छोटे छोटे टॉपिक में उस दिन आप लोगों को कैलाश जी ने पढ़ाया था, तो पूरी बात 1 घंटे में उन्होंने पढ़ा दी थी, लेकिन वो जो था वो मैजिक था। विषय वस्तु थोड़ी सी उससे अलग होती है। विषय वस्तु मैजिक नहीं होती, विषय वस्तु जो है थोड़ी सी धीरे धीरे करके वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, पढ़ेंगे सारी चीजें। अब देखें एक प्रश्न आपके सामने है कि किसी बिंदु ए के निर्देशांक 3 और 4 हैं, तो इसको तालिका रूप में आपको लिखना है। तो देखें जरा, तालिका को एज इट इज नीचे कर लें और P के जगह बिंदु A है, X के जगह है 3 है और Y के जगह है ये 4 है। तो आपके 3 और 4, तो इस तरह से ये जो है आपके एक निर्देशांक बन के तैयार हो जाते हैं। और एक निर्देशांक का सिर्फ एक बिंदु जिसकी परिभाषा का हमने डिस्कशन किया है, उस बिंदु को बोधायन संख्या में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही जो है। और ये 2 डायमेंशन में बातें हमारी हो रही है, 2 डायमेंशन में हमारी बातें हो रही है। अब थोड़ा सा हम इसके 1-2 अभ्यास के प्रश्न पर भी चलेंगे, देखेंगे। और इसको आप लोग करने का भी प्रयास करेंगे।
तो थोड़ी सी सुविधा होगी। देखें, मेरा प्रयास है कि जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस तरह की आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी जाए। इसको जरा देखें। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी बिंदु के निर्देशांक 12 और 5 है। अब इसका किसी बिंदु, यहाँ x, y, z आप कुछ भी डाल सकते हैं, p डाल दीजिए, और निर्देशांक वाली बिंदु q की बोधायन संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P है, निर्देशांक 12 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदु आपका Q है, पंद्रह है, और ये 8 है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये 3, 4 और 5 प्रश्न को आप ले सकते हैं और इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको सॉल्व करिए। सर एक स्लाइड ऊपर लेना। अच्छा, एक मिनट और ऊपर। हाँ सर, एक और थोड़ा ऊपर। और ऊपर। यस सर, और ऊपर। यस सर, बस अब थोड़ा थोड़ा चलते रहिए नीचे। हाँ, हो गया सर। तो इस तरह से हम इस पहले अध्याय के इस टॉपिक को समझे हैं, जिसमें कि हम निर्देशांक की बातें करते हैं। 1 मिनट समय है, इसके बाद आएंगे तो वापिस आप लोगों को जो है सो अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है।